हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आज हम आपका सोशल साइंस का सेट 5 लेके आए हैं। इससे पहले हम सेट 1 से 4 तक करा दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान एसएसटी जो है सोशल साइंस, उसका सेट 5 है ये, समझ गए। और ये न्यू वर्मा प्रेस है आपका, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इस सब का भी करा दिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस सेट 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ गए, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिए आप लोग। जर्मनी ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत नए प्रशिया राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस पर काफ़ी जोर दिया गया? तो जर्मनी की मुद्रा, जर्मनी की कानूनी और न्यायिक प्रणाली, जर्मनी की बैंकिंग व्यवस्था, इनमें से सभी। देखिए, जो फ्रांस है और पर्सिया, इसके बीच युद्ध हुआ था, तो फ्रांस उसमें हार गया था, और पर्सिया में सबसे शक्तिशाली देश जो था जर्मनी था, इसलिए फ्रांस में वही सब भाषा चलाया गया। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके साथ जुड़ी होती है? तो इम्पोर्टेंट है, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, तो इनमें से सभी होगा। 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? फ्रेडरिक सारियो। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने में था? तो ये था नमक। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी? तो ये होगा आपका इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? ये अमेरिका से शुरू हुआ था। ये 1929 में शुरू हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में निम्न में से किसमें भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो ये होगा उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, तो इनमें से सभी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्प्रिंग जनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई की प्रक्रिया को सरल बनाया इसने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच के लिए किसे नियुक्त किया? तो गुमास्ता को। किस विद्वान ने मुद्रण के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की? इरास्मस। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा। निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार है? तो कहाँ पे प्रचुर भंडार है आपका? झारखंड है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह है वनों की कटाई रोकने से संबंधित। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये है मध्य प्रदेश। जल की कमी के क्या कारण है? तो अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, तो इनमें से सभी होगा। जल की कमी के लिए यही उत्तरदायी है। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हाज खोज का निर्माण कराया? ये इल्तुतमिश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाज खोज। दक्कन पठार के शुष्क तर भागों में काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्र में ऊर्जा के साधनों में से किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है? तो सौर ऊर्जा। इनमें में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पेट्रोलियम, मतलब पानी भी आएगा इसमें, पेट्रोल, रसायन और कच्चा तेल। लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है? तो यह है सत्ता की साझेदारी। आप लोग सोशल साइंस ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर तभी आपका एग्जाम में मिलेगा सोशल साइंस। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा निम्न में से क्या थी जिसके आधार पर प्रांतों का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है, क्या होता है? समानता, मतलब स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार। वह व्यक्ति जो किसी पार्टी, समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है कहलाता है समर्थक। जैसे बीजेपी का कोई समर्थक होता है, कोई कांग्रेस का समर्थक होता है। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है या बनाया गया है? तो ये शक्तिशाली और प्रभावी। चलिए देखिए, किसी देश की राष्ट्र आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। इसको औसत आय भी बोलते हैं। मतलब औसत आय या प्रति व्यक्ति आय को कैसे ज्ञात करेंगे? देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या, क्योंकि भारत में पैसा अधिक है, तो सब जगह पैसा ही अधिक है। आपका घर में भी ये हो सकता है, समझ गए। तो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे, जो प्राप्त होगा उसको प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं।
आज थोड़ा आवाज़ आप लोग को कम लग रहा होगा क्योंकि दिन भर में थक जाते हम क्लास लेते लेते। निम्न में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? बहुराष्ट्र कंपनी एक अस्थायी कर्मचारी। संगठित क्षेत्र क्या होता है? जहाँ रोजगार के घंटे निश्चित, समय निश्चित, उसमें बेरोजगारी वेतन के साथ साथ अन्य भत्ते भी मिलते हैं, उसको बोलते हैं संगठित क्षेत्र, और रविवार को छुट्टी भी। तो इसमें सरकारी कर्मचारी आएगा और जो कंपनी में काम करने वाले प्राइवेट लोग हैं वो सब आएगा संगठित क्षेत्र में। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो साख निर्माण, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, इनमें से सभी। आरबीआई जो है केंद्र बैंक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में इसकी स्थापना हुई। इसको छोड़ के बाकी सभी बैंक जो है वो क्या है? व्यापारिक बैंक, जैसे HDFC, SBI, ICI, एक्सिस। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है, USA। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण होता है? ये हॉलमार्क आभूषण के लिए होता है, जैसे 24 कैरेट ये वो होता है ना। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद शब्द लातिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ है आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति। यहीं तक लिख सकते हैं। बहिष्कार के विचार का क्या अर्थ है? बहिष्कार मतलब कोई भी चीज़ का विरोध करना। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बहिष्कार विरोध का एक गांधीवादी रूप है। गांधीवादी रूप मतलब इसमें अहिंसा को अपनाया जाएगा। बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीज़ों की खरीदारी तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना। बांध निर्माण एवं बहुउद्देशीय परियोजना के क्या उद्देश्य है? तो एक से अधिक उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाया जाता है उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे नदियों पे बांध बनाना, इससे क्या होता है? विद्युत उत्पादन होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बाढ़ को रोकेगा, उद्योगों को जल पहुँचाएगा, जल आपूर्ति सब जगह करेगा, नौ संचालन करेगा, मछली पालेगा, बहुत सारा फायदा है इससे। तो आप लोग लिख सकते हैं एक से अधिक उद्देश्य के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे नदियों पे बांध बनना, इसके निम्न लाभ है जैसे मछली पालन, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक और घरेलू जल की आपूर्ति, नौ संचालन, ये सब लिख सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देना। भारतीय कृषि की किन्हीं दो विशेषता। तो भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है और इसमें जो है खाद्य पदार्थों की अधिकता होती है और पशु मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। सामुदायिक सरकार क्या है? तो सामुदायिक सरकार क्या है? सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय। ऐसी सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। राज्य सूची से क्या तात्पर्य है? तो राज्य सूची में कोई ऐसे 66 विषय सम्मिलित है जो प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के हैं। इसमें से मुख्य विषय कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य एवं पुलिस आदि। इस विषय पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची से क्या तात्पर्य है? तो देखिए 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो वह सूची जिसमें संघीय या केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषय दे रखे उसे संघ सूची कहते हैं। इस सूची में कोई 97 के लगभग विषय दे रहे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, संचार, बैंकिंग, ये सब राष्ट्र विषय के महत्व के विषय आते हैं, मतलब इसमें शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का आता है। एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। ये तीनों सूची आपको याद रखना। चलिए आप आगे देखते हैं। मानव विकास का क्या तात्पर्य है? तो मानव विकास का यह तात्पर्य है कि जीवन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक एवं सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायक हो। विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये क्या क्या काम करता है? 2 देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है, ये सब लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। चलिए आगे देखते हैं। सेट 5, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या कदम उठाए? या ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास किए, जो इनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। चलो देखो अब 1 नंबर से।
सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ली। सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और माप तोल की नई समान व्यवस्था लागू की गई। अब चलो आगे देखते हैं वीटो का क्या तात्पर्य है। तो वीटो निषेधाधिकार इस प्रकार इस अधिकार के सारे एक ही सदस्य की सहमति असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। वीटो मतलब स्पेशल पावर, जैसे अगर 10 सदस्य है उसमें से एक के पास वीटो प्राप्त है और अगर वो कोई भी चीज़ को मना कर दे तो वो खत्म हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ था इसमें। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि द्वितीय विश्व व्यवस्था के पश्चात विश्व की अखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इसी प्रकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का स्थापना किया गया। इसे समान रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव का उल्लेख करें। तो खाद्य उपलब्धता मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता होगा हरित क्रांति, इसमें कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया, ट्रैक्टर लाया गया, तो भाप के इंजन लाया गया। तो ये सब देखिए तकनीक या विभिन्न प्रकार के आविष्कार जैसे रेलवे, भाप के जहाज़ों, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों का खाद्य पदार्थ की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब लंबे समय तक हम लोग खाद्य पदार्थ को रख सकते हैं। यातायात के विभिन्न साधन जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, हल्की बगिया, बड़े आकार के जलप्रोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थ को दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाना आसान हो गया। रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाज़ों के कारण अब जल्दी खराब होने वाली चीज़ें, मांस, फल आदि भी लंबी यात्राओं में ले जाया गया। विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का कारण है। तो आपको पता होगा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना चल रहा है, इससे हो रहा है। वन जीवों के क्रीड़ा स्थल को नष्ट करना, शिकारों, चोरी छिपे वन्य प्राणियों को संरक्षित स्थलों पर मारना, अतिशोषित वातावरण प्रदूषण, पशुओं को जहर देना, जंगलों में आग लगना आदि कुछ ऐसे तत्व है जिससे प्राणी विविधता को हानि पहुंची है। जनसंख्या में बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे संसाधनों का अतिदोहन होता है। चलो आगे देखो। लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर बताइए। तो देखो लौह और अलोह खनिज में क्या अंतर है। लौह खनिज, अलोह खनिज। लौह खनिज में कठोरता पाई जाती है, अलोह खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती है। लौह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं, अलोह खनिज कई रंग के होते हैं। लोहा, बॉक्साइड, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल ये सब लौह खनिज है जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं, जबकि सीसा, जस्ता, अभ्रक, सोना, चांदी ये सब अलोह खनिज है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। कच्चे माल की उपलब्धता औद्योगिक विकास का मूल आधार है। चीनी, रबड़, कागज, वस्त्र, जूट उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग है क्योंकि ये कच्चे माल कृषि से प्राप्त करते हैं। कृषि आधारित उद्योग भारत की विशाल जनसंख्या के लिए दैनिक जीवन की आवश्यकता का उत्पादन करता है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ तक ही आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक है तथा तमिल अल्पसंख्यक है। श्रीलंका के सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। अब देखिए इसमें से कुछ निम्नलिखित है। तमिल भाषा की अवहेलना करते हुए सिंहली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों की प्राथमिकता दी गई। बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया। यहाँ तक ही लिख सकते हैं आप लोग। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता पर चर्चा करें। तो भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता, भारतीय संघ के किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ में राज्य प्रतिनिधि में समानता का अभाव है। भारतीय संघ में एकल नागरिक की व्यवस्था है, ना कि दोहरी नागरिकता की। चलिए आगे चलते हैं।
लोकतंत्र की परिभाषा बताए। लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी सरकार है। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था, इसी बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। यहाँ तक ही लिख सकते हैं, लोकतंत्र एक आधुनिक और विकसित शासन व्यवस्था है। इसमें शासन का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करता है। इब्राहिम लिंकन बोला था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। कुछ ऐसे कारणों की चर्चा करें जिससे किसी उपभोक्ता का शोषण होता है। तो आपको पता होगा, सामान कम माप का, कम अस्थिर वस्तु का उत्पादन कर, ऊंची अधिक कीमत का निर्धारण कर, नकली वस्तु बनाकर, मिलावटी वस्तु। इतना ही आपको लिख सकते हैं, इतना ही आप लोग। भारत रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधि पर किस प्रकार नजर कर रखता है? तो आपको पता होगा, भारत का केंद्र बैंक आरबीआई है, तो रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधि पर निम्न प्रकार से नजर रखता है। हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखी है या नहीं। दूसरा, रिजर्व बैंक इस बात पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारी को ही ऋण तो नहीं दे रहा, बल्कि वे छोटे किसानों, छोटे उद्योग चलाने वाले और छोटे ऋण प्राप्त करने वाले को भी ऋण दे रहा है कि नहीं। रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता है कि वे किसको ऋण किस दर पर दे रहा है। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? कई बार बैंक कुछ कर्जदार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ होते हैं। कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंक को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते। कुछ लोग कर्ज के बदले में भूमि, पशु, परिसंपत्ति आदि के रूप में ऋण आधार उपलब्ध नहीं करा सकते। कुछ लोग गारंटी देने वाले लोग को साथ नहीं ला सकते। इसलिए बैंक जो है कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। तो आप लोग पहले लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया था, इतना लिखिए। उसके बाद लिखिए, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके। गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीकों से प्रारंभ करना चाहते थे। उसका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा ही कई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरी तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया तथा मद्रास के अतिरिक्त प्राय सभी प्रांत में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यही तक लिखना है, शराब दुकान बंद होगी, ये लिखिए ना लिखिए बात बराबर। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, क्यों? तो पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके मुख्य कारण है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा 1914 से 18 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपनी बचाव में लग गया। अब भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को एक सुअवसर मिल गया। दूसरा, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विदेशी बाजार मिल गया। अगला, एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को सरकार द्वारा भी जैसे फौजी के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने का काम मिल गया। पुराने कारखाने के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुले और लोगों को रोजगार भी मिला। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा या झांसा देकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल दिया। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं। 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय का होगा? तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। 18वीं सदी के यूरोप में यह विश्वास बन गया था कि किताबों के द्वारा प्रगति और ज्ञानोदय होता है। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। मुद्रण, निरंकुशवाद और आतंकी राज्य सत्ता में समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसे दूर लाएगा जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यास लुई से बेस्तियां मुर्सिए ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है। यहीं तक ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि उत्पाद में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। तो पहला, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप था, इसलिए सरकार ने इस वर्ष जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। दूसरा, खेतों की चकबंदी। इससे पहले अधिकतर किसानों के पास छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत थे। ऐसी भूमि की जोत प्रायः आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होती थी, इसलिए सरकार ने क्या किया, इसे ख़त्म किया। सिंचाई योजना में सुधार किया, खाद और उर्वरक का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया, खेती में आधुनिक उपकरण का प्रयोग को बढ़ावा दिया। ये सब लिख सकते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? चलिए देखिए, शुरू करते हैं। निम्नलिखित कारण से परिवहन हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत
धमनियाँ या जीवन रेखा। परिवहन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का महत्वपूर्ण साधन है। इससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवहन का व्यापक महत्व है। इससे सुरक्षा दस्तों के आवागमन में आसानी होती है। परिवहन उद्योगों की स्थापना तथा विकास का आधार है। परिवहन के माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है तथा परिवहन के माध्यम से ही औद्योगिक इकाई में तैयार माल बाजार तक पहुँचता है। परिवहन मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा सामान या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। आप लोग ये सब लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता? अगर दल ना हो तो सारी उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं रहेगा। सरकार बन जाएगा पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्र के लिए काम के लिए जवाबदेही होंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। हम गैर दलीय आधार पर होने वाली पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर इस बात की परख कर सकते हैं। ये सब आप लोग कुछ लिख सकते हैं इसमें। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधि पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटकर और सरकार को नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण है? राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य में एक जैसा विचार होता है तथा एक जैसी नीतियाँ होती है और जो देश की विभिन्न समस्याओं पर एकमत रहते हैं। मतलब समान तरह का लोगों का समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। इसी को बोलते हैं राजनीतिक दल। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब राजनीतिक दल है। छोटा छोटा करके आप लोग लिखिए तब याद होगा। एक विशेष संगठन है, ये सब नहीं लिखिएगा, छोड़ दीजिए। प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब किसी काम को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लग जाए तो उसे प्रथम बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है ग्रामीण मतलब कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। और वहाँ पे एक मौसमी बेरोजगारी भी होता है। साल के कुछ महीने काम किया, बाकी समय वो बेकार बैठे रहता है। अगला, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ विदेशी व्यापार और निवेश द्वारा जोड़ना। इसका निम्नलिखित मतलब चरण है। विभिन्न देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का मुक्त प्रवाह, इससे लाभ हुआ है। विदेशी निवेश तथा पूंजी का मुक्त प्रवाह, टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह, विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह। 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी जिसको LPG नीति बोलते हैं। इसमें वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब देखिए, ये भारत है। नवेली, कोयला खान, झरिया, रानीगंज, डिगबोई, मुंबई हाई और सिंगरौली, इसको दर्शाना है। समझ गए? डिगबोई जो है असम में है, तो असम राज्य किधर है? इधर है, तो यहाँ पे हो गया। झरिया, रानीगंज ये झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे है, तो यहाँ पे हो गया। डिगबोई, डिगबोई कहाँ है? मुंबई हाई तो मुंबई में है। डिगबोई असम में है डिगबोई, तो यहाँ पे हुआ। ये सब इस तरह करके आप लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग 5 सेट देखिए, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा आप लोग को एग्जाम में। ठीक है, धन्यवाद। और भी सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हैं।